टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। देखिए, बहुत ही शानदार बात बोली गई है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं आज का शानदार लेक्चर हमारे शानदार कोटेशन के साथ। बहुत ही शानदार बात बोली गई है कि यू कैन नेवर क्रॉस द ओशियन अंटिल यू हैव द करेज टू लूज द साइट ऑफ शोर। क्रिस्टोफर कोलंबस की बोली गई बात है ये, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। बहुत ही शानदार बात बोला है इन्होंने। बोला कि आप तब तक समुंदर को पार नहीं कर सकते हैं जब तक आप किनारे से नज़र के डर को जो है ख़त्म ना कर लें। कहने का मतलब है आप ज़िंदगी में तब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक आप घर के कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल जाएं। घर में कंफर्ट जोन में आप जब तक रहेंगे तब तक आप जो है कुछ बड़ा काम करना, कुछ नाम कमाना, कुछ सक्सेसफुल होना, इसकी कामना आप नहीं कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल होने का सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ा सा तपिए, थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करिए, तभी आपके लाइफ में सक्सेस आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर इसी कोटेशन के साथ। देखिए बच्चे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको समझने के लिए बहुत सारा टर्म है जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। बहुत सारा टर्म जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार क्विक में उसको हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि ये जो टर्म है हम लोग को समझने के लिए ईजी हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से। ओके, तो रिवाइज करते हैं वो सारा टर्म जो हम लोग को ज़रूरी है इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को समझने के लिए। देखिए बच्चे, हमने आपको पढ़ाया था करंट डेंसिटी, हमने आपको पढ़ाया था करंट डेंसिटी, हमने आपको पढ़ाया था रेजिस्टिविटी। करंट डेंसिटी के बाद हमने आपको पढ़ाया था रेजिस्टिविटी, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीनों चीज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं करंट डेंसिटी में कि करंट डेंसिटी कहते हैं किसको है। तो समझिए बच्चे, करंट डेंसिटी किसको कहते हैं। मान के चलते हैं कि दिस इज अ कंडक्टर। हम लोग जानते हैं इस एरिया जो सर्कल यहाँ पर हम बनाए हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, 4 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, है ना। और ये कंडक्टर है, और सभी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। हम लोग सब ये जानते हैं, क्लास 10th से इस चीज़ को पढ़ते आए हैं। और ये जो एरिया है गोल गोल एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। उसका कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। ऐसा मान के चलते हैं बच्चे कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है ये जो एरिया है वो यूनिट एरिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, मतलब छोटा एरिया है, इससे भी तो करंट पास होगा। एरिया कितना भी छोटा रहे करंट पास होगा ही होगा। मतलब एरिया जो है 4 मीटर स्क्वायर का हो, 10 मीटर स्क्वायर का हो, 1 मीटर स्क्वायर का हो, आधा मीटर स्क्वायर का हो, सब में करंट पास होगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर का है, मतलब यूनिट एरिया है, उससे क्या होगा, करंट पास होगा। तो यूनिट एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। एक बार इस डेफिनेशन इसको हम लोग देखते हैं गाइस। देखिए बच्चे, करंट डेंसिटी लिखा हुआ है ना, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे करंट डेंसिटी बोलेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बार बताया है आपको हमने, ये बताइएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चे, करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जे बराबर आई बाई ए। एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जे बराबर आई बाई 1, और आई बाई 1 का मतलब आई, जे बराबर आई। मतलब अगर कोई करंट 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास हो रहा है तो उस करंट को हम लोग बोलेंगे करंट डेंसिटी। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से पास होने वाले करंट को करंट डेंसिटी कहते हैं। चलते हैं आगे। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करिए, एक बार पीछे जाइए, फिर से सुनिए, समझ में आएगा। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, हम आपको आंसर करेंगे इसका। ओके, चलते हैं फिर आगे। हमारा जो अगला टॉपिक है गाइस वो है रेजिस्टिविटी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको समझाते हैं, समझते हैं, बहुत ही आसान है ये। देखिए बच्चे, मान के चलते हैं अभी वो कंडक्टर जो हमने बनाया था उसको फिर से हम बनाते हैं। मान के चलते हैं कि ये कंडक्टर है, इससे करंट पास हो रहा है। तो अगर मान के चलते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसका एक एंड है ये, एक एंड है बी, और एंड ए से मान लेते हैं कि 8 एम्पियर करंट को हमने पास करवाया, तो क्या पॉइंट बी तक जाते जाते एक 8 एम्पियर करंट ही जाएगा या बीच में कुछ करंट खत्म हो जाएगा, बीच में कुछ करंट खत्म होगा। ऐसा इसलिए, इसको हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई इंसान
खाया पिया, थोड़ा एनर्जी आया उसके अंदर, वो दौड़ के एक जगह से दूसरा जगह गया, तो क्या जब तक वो दूसरा जगह पहुंचेगा तो उसका एनर्जी उतना ही बचेगा या उसका एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा? कम होगा ना, ऑब्वियस है कि एनर्जी कम होगा। उसी तरह से जितना करंट हम पॉइंट ए में दौड़ा रहे हैं, पॉइंट बी तक जाते जाते उतना करंट नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी डाउन होगा, कुछ ना कुछ करंट डाउन होगा। मान के चलते हैं कि 6 एम्पियर करंट पहुंचा, मतलब 2 एम्पियर करंट बीच में खत्म हो गया, है ना। इसका मतलब इस कंडक्टर के अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर था, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो कुछ कुछ करंट को पास होने नहीं दिया, उसको खुद में एब्जॉर्ब कर लिया। और किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण कुछ कुछ करंट को पास नहीं होने देता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज करके पीछे जाइए, एक बार फिर से सुनिए, ओके, समझ में आएगा। 2 एम्पियर करंट बचाया ना जी, तो जिस कारण से बचाया, जिस प्रॉपर्टी के कारण, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक चीज ए। दूसरा चीज, एक चीज यहां पर ये हो रहा है कि देखिए 2 एम्पियर करंट अगर ये सोख लिया बीच में, लेकिन 6 एम्पियर करंट पास भी तो होने दे रहा है। मतलब इस कंडक्टर के अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी वैसा जिसके कारण कुछ करंट को रोक लेता है, और एक प्रॉपर्टी वैसा जिसके कारण कुछ करंट को पास होने देता है। तो जिस कारण से कुछ करंट को रोकता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जिस कारण से कुछ करंट को पास होने देता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, ओके। और ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ना बच्चे किसी भी कंडक्टर में हो सकता है, चाहे वो कंडक्टर कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 1 मीटर, ओके, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, ओके। तो इसका यूनिट लेंथ भी है और यूनिट एरिया भी है, मतलब बहुत छोटा कंडक्टर है। और अभी हमने तुरंत क्या बोला कि कंडक्टर कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस होगा ही होगा। अब ध्यान से सुनना कि वैसा वैसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर का हो और एरिया 1 मीटर का हो, उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं, ओके। मतलब अगर मेरा कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक उसी वक्त उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टिविटी कहेंगे, और उसका जो कंडक्टेंस होगा, मतलब 1 मीटर एरिया और 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले कंडक्टर का जो कंडक्टेंस होगा उसको कंडक्टिविटी कहेंगे, ठीक। सब में होता है ये चीज। अगर बस सिर्फ 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया तो उसका नाम बदल के यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी हो जाता है, ओके। और कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और रेजिस्टिविटी को रो से, ओके, जो कि काम है हम लोग का यहाँ पर समझना, ओके। देखिए बच्चे, यहाँ पर रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो को रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका पी और पूछे, पीछे से पूछ खींच देते हैं, ओके। ये हो गया रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी आपको दिखाते हैं एक बार। देखिए बच्चे, द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ओके। देखिए बच्चे, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, ओके, इसको सिग्मा बोलते हैं। बहुत ही आसान है, समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं आगे। अब हम समझते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। मान के चलते हैं आपके घर में एक वायर है, ओके, तार है तांबा का, वो ऐसे पड़ा हुआ है, कॉपर का वायर है, वो ऐसे पड़ा हुआ है घर में, तो क्या उससे करंट पास होगा? नहीं होगा ना। उसको वैसे छुएंगे तो करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको सर्किट से जोड़ देते हैं, स्विच वगैरह से जोड़ देते हैं, मेन जो तार वायरिंग है उससे जोड़ देते हैं, उसके बाद उसको अगर हम छूते हैं तब तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि उससे करंट पास होगा। कंडीशन है कि बिजली होनी चाहिए, है ना। तो उसको अगर हम सर्किट के साथ जोड़ देते हैं तो उससे करंट पास होगा। तो होता क्या है बच्चे कि जब वो वायर घर में वैसे पड़ा हुआ था तब उसमें करंट इसलिए नहीं पास हो रहा था क्योंकि उसको सर्किट में नहीं जोड़े थे। और सर्किट में जोड़ना ही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड देना। क्या देना? इलेक्ट्रिक फील्ड देना। जब कभी किसी भी वायर को हम लोग सर्किट में जोड़ देते हैं तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ओके। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। आगे चलते हैं। आई होप आप तीनों समझ गए होंगे, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी
और इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझे वीडियो पॉज कीजिए, एक बार पीछे जाइए, फिर से सुनिए, पक्का समझ जाइएगा। ओके, उसके बाद भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए ज़रूर। ये मिला के 2 बार बोल चुके हैं। अब बच्चे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को देखने से पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं कि ओम्स लॉ किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे। ओम्स लॉ किसे कहते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। बहुत ही फास्ट बोले, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वीडियो पॉज करके पीछे जाके, बहुत ही आसान है, समझिएगा। जो ओम्स लॉ है वो कहता है कि अगर किसी कंडक्टर का, अगर किसी सुचालक का हम वोल्टेज लगातार बढ़ाते जाते हैं तो उसका करंट बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उसमें करंट उतना ही ज़्यादा पास होगा। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। मतलब जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब ही होता है कि एक बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा वोल्टेज घटा देंगे उतना करंट भी घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए हमेशा लाते हैं कांस्टेंट। सब कुछ आप कीजिएगा, हमको कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर। मतलब V इक्वल टू आर आई। ओके, आर का मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, हमने अभी आपको समझाया गाइस। ओके, तो ये है ओम्स लॉ कि जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसके कारण कुछ कुछ करंट रुक जाता है। अभी देखे थे ना कि सारा करंट नहीं पहुंच पा रहा था। वोल्टेज कितना भी बढ़ा दें हम, अगर हम वोल्टेज बढ़ा के इतना कर दें कि 25 एम्पियर करंट पास हो जाए, फिर भी लास्ट तक, एंड तक जाते जाते 24 ही बचता है, कुछ ना कुछ खपत हो जाता है। मतलब अंदर में कंडक्टर का कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर है जिस कारण से वो करंट को रोक लेता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए इस फिगर को गाइस, इसमें बहुत ही आसान से बताया हुआ है। देखिए, एक तरफ से वोल्टेज जो है करंट को बढ़ा रहा है और करंट आगे जाना चाह रहा है, लेकिन जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट ही होता है ओम, ध्यान रखिएगा। ओके, ओम यहाँ रेजिस्टेंस है, वोल्ट जो है वोल्टेज है, और एम्पियर जो है AMP वो करंट है। यहाँ देखिए वोल्टेज जो है वो करंट को बढ़ा रहा है, आगे धक्का दे रहा है कि तुम आगे जाओ, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो करंट को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। होता क्या है कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कुछ कुछ करंट जो है खपत हो जाता है। यहाँ पर वो मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कि कुछ कुछ करंट को रोक लेता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना पावर लगा रहा है कि वो पूरा का पूरा करंट को रोकना चाह रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ करंट जो है वो पास होता ही होता है। मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया, फिर भी माइक्रो लेवल में, एकदम छोटा लेवल में करंट पास हो, लेकिन होगा ही होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो होता है, लेकिन रेजिस्टेंस, वोल्टेज बढ़ाने से करंट जाता है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ज़्यादा करंट जा नहीं पाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि एकदम माइक्रो लेवल में जाता है करंट, इसीलिए इस लॉ को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हम लोग ऐसा कहेंगे कि व्हेनेवर, जब किसी कंडक्टर में जो करंट है एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल में पास होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज देने के बावजूद, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इस घटना को हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहेंगे। फिर से सुनिएगा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी करंट कम है क्योंकि रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा करंट को धक्का दे रहा है वोल्टेज, उतना ही ज़्यादा करंट को रोकने का काम कर रहा है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसलिए करंट बहुत कम पास हो पाता है, और बहुत कम पास होने के कारण इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, अब जो एक्सप्रेशन है बच्चे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसका दूसरा नाम है रिलेशन अमॉन्ग जे, सिग्मा, रॉ और ई। यहाँ जे क्या है? करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबके बारे में हमने आपको बताया, एक बार पीछे जाके सुन भी सकते हैं। ओके, अब बच्चे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का, होता क्या है तो बता दिए कि जब कभी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए और वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए
तो वोल्टेज ज़्यादा होने के बावजूद करंट कम होता है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और इस घटना को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानने से पहले बच्चे दो प्रीवियस इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा जो हमने आपको पहले पढ़ाया था। ओके, देखिए बच्चे, हमने VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताया था। VD को समझने के लिए आप सिंपल से समझिए, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर मूव करता है उसको उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उसका एक्सप्रेशन होता है VD इज इक्वल टू E/m इंटू टाउ। टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। इसको आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरा जगह जाने में, पूरा जाने में जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए बस बोल रहे हैं। अब रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है ये सबको हम डिटेल में पढ़ाए थे जब हमने एक्सप्रेशन बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जो बच्चे उसका लेक्चर नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको, आप जा करके उसको देख सकते हैं बच्चे। ओके, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर E/m इंटू टाउ है। यहाँ स्मॉल ई बराबर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, उल्टा जे की तरह लिखा जाता है इसको। टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। होता क्या है आपको समझने के लिए अभी हमने बताया, तो इस एक्सप्रेशन को आपको ध्यान में रखना है। अगला एक्सप्रेशन जो आपको ध्यान में रखना है बच्चे वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये हम बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। इसके लिए इसका भी हम लोग लिंक जो है इस वीडियो का हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जो रिलेशन आता है बच्चे, सॉरी जो रिलेशन आता है वो होता है I बराबर NaE इंटू VD। यहाँ N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A बराबर एरिया, E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और VD बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, एक और फॉर्मूले जो आपको ध्यान में रखना है बच्चे वो है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी जिसको रो से दर्शाते हैं, अभी तुरंत आपको बताए थे, रो बराबर होता है m/ne² टाउ। यहाँ m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बराबर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ बराबर रिलैक्सेशन टाइम, जो अभी हमने आपको समझाया था। ओके, एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए, देखिए इसको ध्यान में जब रखने बोलते हैं ना तो आप रफ कॉपी ले करके हमेशा बैठिए लेक्चर को अटेंड करने के लिए, और जो इक्वेशन हम बोलते हैं कि ध्यान में रखना है उस इक्वेशन को आप पेज में लिख लीजिए। तब जो हम आपको समझाएंगे तो आपको लेक्चर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट टेम्पोररी पीरियड के लिए आपको जो बताया जा रहा है वो समझ में आ जाएगा। और जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे प्रीवियस सारा लिंक, वो सारा लेक्चर्स का जिसका ज़रूरत था इसको समझने के लिए, तो वो अब जब देखिएगा तो पूरा क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में हो जाएगा। तो रफ कॉपी लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट हम बोलते जाते हैं इक्वेशन, उसको इक्वेशन 1 2 3 4 कुछ भी करके आप लिख करके रखिए आप कॉपी में, ताकि इस एक लेक्चर को आसानी से आप समझ सके। तो यहाँ पर हो गया ये रेजिस्टिविटी का जो है एक्सप्रेशन, जो कि फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। एक और फार्मूला है, मतलब कुल मिला के 4, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक है रेजिस्टिविटी, और लास्ट हम लोग देखेंगे कंडक्टिविटी का। देखिए बच्चे, जो कंडक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन होता है सिग्मा बराबर Ne² टाउ बाय m, यहाँ n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E बराबर जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ बराबर रिलैक्सेशन टाइम, और m जो है मास है। ओके, और ये जो रेजिस्टिविटी है, देखिए ऊपर देखिए रेजिस्टिविटी, इसका फॉर्मूला क्या था, m/ne² टाउ, है ना। और इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो है वो उल्टा है। रेजिस्टिविटी बराबर m/ne² टाउ, और कंडक्टिविटी बराबर होता है ne² टाउ बाय m। अब ये उल्टा क्यों होता है इसके लिए हम अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अभी अगर बताएंगे, तो इसके लिए इस वीडियो का हम लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि उल्टा कैसे होता है। बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किए हैं। ओके गाइस, तो चलते हैं अब समझते हैं हमारा आज का जो एक्सप्रेशन है। ये सारा चीज़ हम बता दिए, अब समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए बच्चे, हम लोग जानते हैं I बराबर NaE इंटू VD, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हमने आपको दिखाया था, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 मान के चले, अब हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताते हैं। जो हमने देखा था कि VD बराबर होता है E/m इंटू टाउ। ओके, इसका मतलब यहाँ VD की जगह E/m इंटू टाउ, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद आएगा I बराबर NaE, और VD की जगह E/m इंटू टाउ, है ना। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा जो है आगे जो है एक्सप्रेशन होगा बच्चे, ये जो हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा I बराबर NaE² E टाउ बाय m। ऐसा क्यों हो रहा है देखेंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पर E इंटू ई करेंगे, E² E टाउ बाय m, ये हो गया ना।
अब हम लोग जानते हैं, हमने अभी आपको करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला बताया था। जे बराबर होता है आई बाई ए, होता है ना। तो जे बराबर आई बाई ए, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने अभी आपको दिखाया, आपको बताया है ना। अब देखिए बच्चे, जे बराबर आई बाई ए होता है, यहाँ पर आई के जगह हम एन ए ई स्क्वायर ई एम, अगर हम इसको पुट करें तो हम लोग को मिलेगा बच्चे, यहाँ पर देख रहे हैं ना, आई के जगह पर इसको अगर हम पुट करें तो हमको मिलेगा कि जे बराबर आई के जगह एन ए, देख रहे हैं एन ए, ध्यान से समझिएगा ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे जे बराबर आई बाय है, आई के जगह हम एन ए ई स्क्वायर ई टाउ बाई एम बैठाते हैं, ओके। और यहाँ पर आई और नीचे ए पहले से है, तो ए अगर हम आई के जगह पर इस पूरे को बैठाएं और नीचे ए को नीचे ए रहने दिए, तो ए से ए मेरा कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरा जे बराबर बचेगा एन ई स्क्वायर ई, है ना, टाउ टाउ ई आई ई टाउ बाय एम, ये बचेगा ना। एक चीज हम आपको बताए थे बच्चे कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, होता है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको अगर ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रेजिस्टिविटी का उल्टा दिया हुआ है। जो न्यूमरेटर में होता है वो डेनोमिनेटर में दिया हुआ है, जो डेनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब उल्टा दिया हुआ है। इसको फिजिक्स की भाषा में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेसिप्रोकल। इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टिविटी ना दे करके रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, मतलब 1 बाय रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। और एक भाषा से डायरेक्ट अगर बोले तो यहाँ पर ये कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कि हमने देखा था क्योंकि कि कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम होता है, ओके। इस हिसाब से इसको हम लोग 1 बाय रो या डायरेक्ट सिग्मा लिख सकते हैं। मतलब जे बराबर ये जो फॉर्मूला हुआ ये हुआ कंडक्टिविटी का, सिग्मा का, और ये हो गया ई। तो जे बराबर सिग्मा ई, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सारा फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सारा लिंक जिसका इस एक्सप्रेशन से कहीं ना कहीं रिलेशन है, उस सब का लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। आप उसको जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आता है बच्चे तो लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ बात है कि देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको पसंद आता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर तक पहुंचाइए भी। और दूसरा चीज़ बच्चे, इसका पीडीएफ जिसको भी चाहिए, पीडीएफ का लिंक जो है, सॉरी, पीडीएफ को हम प्रोवाइड करवा देंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले दूसरे टॉपिक के साथ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम लोग यूनिट 2 कवर करेंगे, उसके बाद सारा चीज़ कवर करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव होगा, ऐसा कुछ न्यूज़ में आ रहा है। तो लॉकडाउन में घर में सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है, और एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।